चलिए हम केवीएल और केसीएल को और बेटर वे में समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम केवीएल और केसीएल दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह सा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं आपकी गिवन है 1 ओम, 2 ओम और ये कितना आपका 3 ओम की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, ये 3 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक बैटरी लगी हुई है, मान लेते हैं बैटरी का जो वोल्टेज गिवन है आपका 10 वोल्ट गिवन है। क्लियर। अब इस बैटरी को अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है और 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को हमें बताना है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट है, वो आपकी I1 करंट यहां से फ्लो हो रही है। क्लियर। तो यहां पर कौन सी करंट आएगी, यहाँ पे I2 करंट आएगी और इस ब्रांच में कौन सी करंट मान लेते हैं हमारी फ्लो हो रही है, I3 फ्लो हो रही है। ठीक है ना, तीनों ब्रांच में हमने क्या मान लिया कि 3 अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। इसमें I1, इधर I2 और इधर क्या है आपकी I3 फ्लो हो रही है। ठीक है ना। तो देखिए अगर आपका ये आपका नोड है कोई, तो इस सर्किट में ये आपका नोड है, तो मैं इसको सर्किट का नाम देता हूं ABCDE और ये आपका हो गया F। तो एट नोड C पे देखिए, एट नोड C पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो एट नोड C पे हम क्या करते हैं, अप्लाई केसीएल। ठीक है, तो केसीएल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम नोड C की बात करें तो नोड C पे हमारे पास कौन कौन सी करंट आ रही है और कौन कौन सी करंट जा रही है, इसको देखते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो करंट नोड C पे आ रही होगी उसको हम क्या करेंगे, प्लस से दिखाएंगे, और जो नोड C से दूर जा रही होगी करंट उसको हम किससे दिखाएंगे, निगेटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए नोड C पे कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है और I2 जा रहा है और I3 भी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस, ये भी तो जा ही रहा है नोड C से दूर, तो माइनस I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये जो इक्वेशन मिली है आपकी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। ये किसके अकॉर्डिंग मिल गया आपको इक्वेशन, केसीएल के अकॉर्डिंग मिल गया। क्लियर। तो देखिए अब क्या करते हैं कि अब हम अप्लाई करते हैं, हमने केसीएल अप्लाई कर लिया एक नोड पर, अब हम अप्लाई करते हैं केवीएल। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए, क्लोज लूप की जरूरत है। तो देखिए एक क्लोज लूप आपको ये छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है और दूसरा क्लोज लूप क्या दिख रहा है आपको, ये एक छोटा वाला बॉक्स। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप कौन कौन से है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्लोज लूप क्या है आपका, ABCFA। एक क्लोज लूप आपका ये है, A से B, B से C से F, F से पुनः A। तो ये आपका फर्स्ट क्लोज लूप हो गया। अगर हम सेकेंड क्लोज लूप की बात करें तो सेकेंड क्लोज लूप क्या हो गया आपका, FC, फिर उसके बाद DE और क्या हो गया आपका F। ये सेकेंड क्लोज लूप हो गया। एक क्लोज लूप और पॉसिबल है, वो कौन सा क्लोज लूप पॉसिबल है, देखिए ये डॉट डॉट लाइन से मैं इसको दिखा देता हूं। ये बड़ा वाला। तो अगर मैं थर्ड क्लोज लूप की बात करूं तो थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड क्लोज लूप आपका मिलता है कौन सा, ABCDEFA। ठीक है, A से B, B से C से D, D से E से F, F से A। तो ये आपका हो गया एक तीसरा क्लोज लूप। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए जितने क्लोज लूप हैं आपके पास उतना केवीएल इक्वेशन पॉसिबल है। मीन्स आपके पास 3 क्लोज लूप है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 केवीएल इक्वेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, 3 केवीएल इक्वेशन क्या है आपके यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन हम सभी केवीएल इक्वेशन को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स फाइंड करने हैं हम उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन की हमें जरूरत होती है।
तो यहाँ पे हमें कितने पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं? 3 पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से? I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की निकालनी है और किसकी निकालनी है? I3 की। इसलिए हम यहाँ पे 3 इक्वेशन लेंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी केसीएल के अकॉर्डिंग बन गई, ठीक है ना, जिसको हमने कहाँ पे अप्लाई किया? केसीएल नोड सी पे अप्लाई किया, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, किसी भी नोड पे आप अप्लाई कर सकते थे, कोई भी प्रिंसिपल नोड पे। तो लेकिन हमने यहाँ पे सी पे अप्लाई करिया, तो एक केवीएल इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया। अब हमें 2 इक्वेशन की और जरूरत है। वो 2 इक्वेशन हम कहाँ से लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ केवीएल से, ठीक है। लेकिन हम केवीएल इक्वेशन यहाँ पे मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? 3 केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने लूप हैं? 3 लूप हैं। तो जितना लूप होगा उतना हम केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 लूप है, तो इसका मतलब 3 केवीएल इक्वेशन होगा। लेकिन हमें तो 2 ही इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें 3 पैरामीटर्स निकाले ना, I1, I2, I3 की। तो इसका मतलब हम 3 इक्वेशन की हेल्प से तीनों को निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन ही हो गया। 2 इक्वेशन हम इनके हेल्प से लिख सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से, या इसकी हेल्प से, इन दोनों में से कोई एक लेकर और इसकी हेल्प से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि हम इसके हेल्प से और इस लूप की हेल्प से केवीएल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है ना। हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखते। तो देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो लूप फर्स्ट से अगर हम लिखना चाहें तो लूप फर्स्ट की वैल्यू का नाम क्या हमारा है? ए बी सी, फिर उसके बाद क्या है? एफ और ए। क्लियर? तो देखिए कैसे हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट से जब आप मूव करोगे, ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए, तो आपको इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले दिख रहा है? माइनस टर्मिनल। क्यों? क्योंकि छोटी लाइन क्या होती है? माइनस को शो करती है, और बड़ी वाली लाइन किसको शो करती है? प्लस को शो करती है। तो ए से हम जब बी की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें माइनस का साइन दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -10। क्लियर? अब बी से सी की तरफ चल रहे हैं तो करंट भी बी से सी की तरफ ही फ्लो हो रही है। मतलब हम जिधर मूव कर रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 1 है और उसमें बहने वाली करंट क्या है? I है। तो इसलिए प्लस I1 इंटू 1। क्लियर? फिर हम क्या कर रहे हैं कि C से F की तरफ चल रहे हैं, C से F की तरफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब करंट भी उस ब्रांच में उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होना चाहिए? यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो इसलिए प्लस क्या हो गया जी? 3 इंटू I3। फिर उसके बाद हमें किधर जाना है? F से A की तरफ जाना है। तो उसमें कुछ लगा नहीं हुआ है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0, क्योंकि हम पुनः ए पर आ गए। तो ये इक्वेशन बन गया आपका 2। क्लियर? अब देखिए, अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें I1, I2, I3 की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब 3 इक्वेशन तो बनना चाहिए। तो 2 इक्वेशन हो गया, एक यहां से हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। थर्ड इक्वेशन हम कहां से लिख सकते हैं? लूप सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड लूप की हमारी कौन सी लूप है? FCDEF। FCDEF। तो हम इसको लिख देते हैं FCDEF। अगर इस लूप में देखें तो हम सबसे पहले चलना प्रारंभ करते हैं F से। कहां से चलते हैं? F से। F से हम C की तरफ जा रहे हैं। F से हम C की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करंट क्या है? हमारे अपोजिट है, ठीक है ना। हम F से C जा रहे हैं, लेकिन करंट क्या है? C से F है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है। क्या करना है हमें? सिंपली कि हम इसको अब किससे दिखा देंगे? माइनस से दिखा देंगे। करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको हम माइनस से लिख देंगे। तो -3i3। क्लियर? हमारे अपोजिट है तो इसलिए हमने इसको माइनस से दिखा दिया। अब C से D की तरफ हम जा रहे हैं, तो करंट भी C से D की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब अब रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए जी? पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 2i2 हो गया। क्लियर? अब D से E जा रहे हैं तो उसमें कुछ लगा नहीं है, तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। E से F की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे भी कोई चीज नहीं लगी हुई है, सिंपल एक तार है, तो वहां पे भी हम कुछ नहीं लिखते हैं।
तो बराबर क्या आ गया आपका 0, क्योंकि हमारा एक क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। एफ से चले थे और फिर पुनः हम एफ पे आ गए, एक क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया, मीन्स हमने एक केवीएल इक्वेशन लिख लिया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व कर हम I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है ना। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि सर क्या इसके थ्रू हम नहीं लिख सकते केवीएल इक्वेशन, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बालक। ठीक ना, आप लिख सकते हो। अगर हम लूप थर्ड की बात करें तो लूप थर्ड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे A B C D E F A, ये हमारा लूप थर्ड है। अगर इसमें अगर हम केवीएल इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जाना है। तो देखो ए से बी की तरफ जब चल रहे हो तो सबसे पहले वोल्टेज की कौन सी पोलैरिटी दिख रही है, माइनस वाली पोलैरिटी दिख रही है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे -10। क्लियर। बी से सी की तरफ अब हमें मूव करना है और करंट भी उसी सेम डायरेक्शन में है। तो करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल कैसा लिखना, हमें पॉजिटिव लिखना है। तो इसलिए +1 इंटू I1। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें किधर मूव करना है, सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ। तो उसमें भी करंट क्या है, सेम हमारे ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट भी सी से डी की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और करंट का जो गुणनफल होगा वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो +2 इंटू I2। क्लियर। अब देखिए, अब हम डी से ई की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक लाइन है, तो कुछ नहीं लिखना। ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल एक लाइन है, कुछ नहीं है। एफ से ए की तरफ जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। यह इक्वेशन बन गया हमारा फोर्थ। क्लियर। तो देखो हमें सिर्फ 3 पैरामीटर्स निकालने हैं, I1, I2, I3। तो इसलिए हमारे पास 3 इक्वेशन होने चाहिए, मिनिमम 3 इक्वेशन होनी चाहिए। इस I1, I2, I3 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन क्या है, इनफ है। क्लियर। तो इसलिए हम चौथे इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो कि इस सर्किट में कुछ और भी निकालना होता, फोर्थ पैरामीटर्स, मान लो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया रहता, तब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व लेके चल सकते थे। ठीक है ना। तो लेकिन जितना हमसे पूछा जाए हमको सिर्फ उतना ही इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना। तो हमें 3 ब्रांच में करंट पूछी थी, तो इसलिए हमने 3 इक्वेशन को लिया, चौथे इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो टाइम टेकन बेवजह है। ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम सिर्फ 3 इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आपका क्या है, एक केसीएल का इक्वेशन है और 2 क्या है आपके केवीएल के इक्वेशन है। लेकिन आप सॉल्व कर सकते थे विदाउट केसीएल। अगर आप विदाउट केसीएल सॉल्व करते तो आपको यह तीनों लूप की जरूरत पड़ती। ये जो लूप थर्ड था आपका, इसकी भी जरूरत आपको पड़ती अगर आप इस सर्किट में केसीएल अप्लाई नहीं करते तो। क्लियर ना। तो ये हो गया। आप आई थिंक आप इसको सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर बात करें, इसी क्वेश्चन में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इस फ्रॉम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, तो यहां से आप लिख सकते हो कि I1 इक्वल टू, या I2 इक्वल टू लिखना चाहो तो I2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहां से इसको आपने उस साइड कर दिया तो I2 इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हो I1 माइनस I3, ये लिख सकते हो ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, I1 माइनस I3। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर ये रेजिस्टेंस आपका इस तरह था लगा हुआ इस तरह, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन को मैंने यहाँ पे बना दिया। यह 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे, यह 2 ओम का रेजिस्टेंस और यह 3 ओम का। चलो पूरा ही बना देता हूँ मैं। ठीक है। यह वोल्टेज V है, जिस कितने वोल्ट है यहाँ पे, 10 वोल्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे I एम्पियर की करंट अगर आ रही थी तो आप देखो I2 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I3। तो हमने कहा कि इस इधर I3 चली गई करंट, और जो बची हुई करंट थी वो किधर फ्लो हो गई, 2 ओम के रेजिस्टेंस में। तो अगर I3 इधर चला गया तो इधर बची हुई करंट कौन सी फ्लो हो रही होगी, I माइनस I3। ठीक है ना,
I माइनस I3 करंट फ्लो हो रही है। तो I3 इधर कुछ पोर्शन इधर निकल गया तो बचा ये पोर्शन इधर चला गया। मतलब आप कुछ इस तरह समझो कि अगर इधर से 5 लीटर पानी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे पानी फ्लो होने के 2 रास्ते हैं। अगर इधर 3 लीटर पानी चला गया, अगर इधर 3 लीटर पानी चला गया तो इधर कितना पानी गया होगा? 5 माइनस 3 मतलब 2 लीटर पानी गया होगा। सिंपल सी बात है। तो उसी तरह करंट का यहाँ पे फ्लो है, ठीक है ना, कि अगर आई एम्पियर की करंट इधर आई थी और मान लो कि इधर I3 चली गई तो इधर बची हुई जो करंट होगी वह किधर फ्लो हो रही होगी? इस वाली ब्रांच में फ्लो हो रहेगी। और वो कैसा होगा? वहां पे I माइनस I3, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस फिगर में ही बता दोगे कुछ इस तरह की। आई एम्पियर करंट यहाँ पे, कुछ करंट इधर चलेगी, मान लेते हैं I3 चलेगी, जो बची हुई करंट रही होगी उसको आप इस तरह लिख सकते हो I माइनस I3। तो आपको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ केसीएल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका केसीएल और केवीएल। कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इस पे, ताकि हमारी प्रैक्टिस बन जाए केवीएल और केसीएल पे, ठीक है ना। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की केवीएल और केसीएल में, ठीक है ना। देखिए, अगर हम केवीएल और केसीएल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं, ताकि आपका जो समय है, जो वीडियो की लेंथ है, वो ज्यादा लंबी ना हो। तो इसलिए मैंने पहले से ही क्या किया है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स केवीएल और केसीएल के बारे में मैंने लिख रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि केसीएल इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन को शो करता है। जैसे कि केसीएल इक्वेशन हमने पढ़ा था कि किसी भी नोड पर आने वाली करंट और उस नोड से जाने वाली करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका ये एक नोड है, इस पे एक I1 करंट आ रही थी और एक I2 करंट आपके यहाँ से क्या है? जा रही है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि I3 करंट यहाँ पे आ रही है। I3 करंट यहाँ पे मान लेते हैं आ रही है। तो अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा अगर रफ करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? I1 आ रही थी तो I1 और I3 भी आ रहा था तो प्लस I3, और कौन सी करंट जा रही थी? आपकी I2 जा रही थी। माइनस I2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। और हमें पता है कि हम करंट को क्या लिख सकते हैं? Q बाई टी लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई टी। तो ये हो गया आपका Q बाई Q1 अपॉन टी, प्लस ये हो गया आपका क्या? Q2 अपॉन टी, प्लस ये हो गया आपका क्या? Q3 अपॉन टी। सॉरी, ये माइनस के साथ इक्वल टू क्या हो गया? 0। टी आपका कॉमन है, टी उधर चला जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे? आपका बच जाएगा यहाँ पर Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है ना, चार्ज के कंजर्वेशन की बात कर रहा है। तो एक केसीएल इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन को भी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो केवीएल इक्वेशन जो है वह क्या किसको शो करता है? कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी की बात करता है, ठीक ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। और अगर थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो केसीएल एंड केवीएल इक्वेशन जो है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ वैलिड है, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए केवीएल और केसीएल आपका जो केवीएल और केसीएल है वो वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि केसीएल एंड केवीएल फेल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। मीन्स केवीएल और केसीएल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह नीचे हमने क्या लिखा है कि केवीएल और केसीएल जो है वो फेल हो जाते हैं अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे पैरामीटर्स जिसमें हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम अलग नहीं कर सकते। मीन्स क्या हुआ कि मान लो कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड कोई नेटवर्क है तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा? मौजूद होगा, और हम उसको इलेक्ट्रिकली रूप से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपली अगर आपको मैं इधर का रफ कर देता हूँ
तो देखो, आप जनरली आप जो फिगर बनाते हो सर्किट का, उसमें क्या करते हो कि एक रेजिस्टेंस शो कर देते हो और इस तरफ बैटरी लगा देते हो। या अगर हम बात करें तो आप क्या करते हो कि एक इंडक्टर या एक इस तरह कैपेसिटर लगा देते हो। तो ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है आपका शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? लम्प्ड नेटवर्क को। किसको शो कर रहा है? लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क क्या होते हैं? ऐसे नेटवर्क्स जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकली रूप से क्या कर सकते हैं? अलग अलग दिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो इतने पोर्शन में आपने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस दिखा दिया, ये इंडक्टेंस दिखा दिया और ये इस तरह क्या दिखा दिया? कैपेसिटेंस दिखा दिया। लेकिन अगर यहीं पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता, डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो सिर्फ वो रेजिस्टेंस का होता, ठीक है ना, तो उसको कैसे दिखाते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरह आप कर सकते हो। ये बैटरी लगी हुई है, ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। मतलब हर जगह क्या हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली रूप से इसको अलग अलग शो नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। मान लेते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। लेकिन अगर लैंप नेटवर्क होता तो 1 ओम के रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? उसको हम इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस। हम ये हमारा कौन सा सर्किट है? ये जो सर्किट है आपका कौन सा सर्किट है? लम्प्ड नेटवर्क है, ठीक है ना। और ये कौन सा सर्किट है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड नेटवर्क में क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकली रूप से अलग नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और लम्प्ड नेटवर्क क्या होते हैं? लम्प्ड नेटवर्क वो होते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकली रूप से क्या कर सकते हैं? अलग अलग शो कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लम्प्ड नेटवर्क बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा केवीएल और केसीएल इक्वेशन होता है वो ओनली वैलिड होता है इसके लिए? लम्प्ड नेटवर्क के लिए, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए हमारा जो केवीएल और केसीएल जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर? दूसरी बात हमने क्या बताया था कि केवीएल और केसीएल जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो वैलिड नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम जितने भी सर्किट सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ केवीएल और केसीएल, वो बाय डिफॉल्ट किस टाइप के नेटवर्क होते हैं? लम्प्ड नेटवर्क के होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें पता नहीं चलता और हम उसमें आराम से क्या करते हैं कि केवीएल और केसीएल को अप्लाई करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता तो वहां पे हम केवीएल और केसीएल को अप्लाई नहीं कर पाते। तब वहां पे हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं? तो वहां पे एक टेक्निक आती है फील्ड थ्योरी की, ठीक है ना। तो वहां पे हम फील्ड थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में हम फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे आपका नेटवर्क थ्योरी क्या होता है? फेल्ड हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो नेटवर्क थ्योरी है वह कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो आप कह सकते हो कि नेटवर्क थ्योरी वैलिड है किसके लिए? लो फ्रीक्वेंसी के लिए, लो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क के लिए। और जो आपकी फील्ड थ्योरी है वह वैलिड है दोनों के लिए, लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी वैलिड है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी वैलिड है। तो देखिए, नेटवर्क थ्योरी हमारी वैलिड है किसके लिए? सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क के लिए। लेकिन फील्ड थ्योरी जो होती है वो वैलिड होती है, वो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क दोनों के लिए होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम नेटवर्क थ्योरी फिर क्यों अप्लाई कर रहे हैं जबकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए फील्ड थ्योरी भी है हमारी, ठीक है ना। फील्ड थ्योरी के थ्रू भी हम लो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा नेटवर्क थ्योरी का जो एडवांटेज है ये कि आप जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हो
वो अप्रोक्सीमेट होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नेटवर्क थ्योरी के जो इक्वेशन आप बनाते हो वह फील्ड थ्योरी के इक्वेशन कंपेयर में बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन फील्ड थ्योरी में जो हमारा रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है ना। तो एक हमें अप्रोक्सीमेट मतलब एक अनुमानित वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर हम फील्ड थ्योरी से अगर किसी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो वहां पे हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फील्ड थ्योरी में जो हमारे इक्वेशंस बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको सॉल्व करना इजी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लो फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, सिर्फ नेटवर्क थ्योरी हमारी वैलिड है। हाई फ्रीक्वेंसी की जब आती बात है तो वहां पे हम फील्ड थ्योरी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गया। जनरली ये पॉइंट्स आपको कहीं पूछे नहीं जाते हैं, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए ये बता दिया, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में से कोई क्वेश्चन जनरली पूछा भी गया है तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि केसीएल इक्वेशन किसको शो करता है, किसको शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है। ठीक उसी तरह केवीएल इक्वेशन किसको शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। तो यही 2 बेसिक पॉइंट्स जनरली पूछे जाते हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो जनरली अभी तक कहीं पूछे नहीं गए हैं। बस ये आपके लिए एक बेसिक आइडिया रहे केवीएल और केसीएल कहाँ वैलिड होता है, कहाँ नहीं वैलिड होता है, ये आपको बस एक बेसिक जानकारी रहे, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई थिंक केसीएल और केवीएल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।